Hello guys, welcome to our YouTube channel Aspiring Cases. This is your mentor Neha and today we are going to do PYQ of 2024। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीड कर लिया है ना। अब हम चेक करते हैं क्या हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, क्या हम कैपेबल हैं, क्या हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हैं कि हम PYQ के जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस है इजीली कर पा रहे हैं विद इन अ सेकेंड, है ना। चलो चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइब्रेरीज रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। भाई जैसे ही ट्रस्ट आता है क्या मुझे कुछ सोचने की नीड है? नहीं, मैं डायरेक्टली क्या करूंगी? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेरा आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनपीओ सर्विसेज देता है किसको? जनरल पब्लिक को या उसके मेंबर्स को, है ना। लेकिन क्या करता है, प्रॉफिट उसका मोटिव नहीं होता। उसका मोटिव क्या होता है? वेलफेयर फॉर द सोसाइटी, सॉरी वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी, है ना। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो काम कर रहा होता है। इसीलिए एक तरह से वो ट्रस्ट वाली चीज में काम करता है ना। ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। ओके, लाइब्रेरीज ओपन कर रखी है उसने। किसने? एनपीओ ने, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने। सेकंड क्वेश्चन इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एनपीओ। फिर से एनपीओ की बात कर रहा है। एनपीओ का मेन सोर्स क्या है? प्रॉफिट तो है नहीं उसका। क्यों? क्योंकि भाई उसका मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर का। अब अगर मोटिव किसी ऑर्गेनाइजेशन का है सोशल वेलफेयर, तो क्या प्रॉफिट अर्न करने का उसको मोटिव है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन दोनों चीजें डिफरेंट है। ठीक है, पार्ट है, ऑब्वियसली बात है, पैसा आएगा तभी तो सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करेगा। लेकिन मोटिव नहीं हो सकता प्रॉफिट। मोटिव क्या है? कि आप जनरल पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो। तो इनके पास अगर प्रॉफिट नहीं है तो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे ये? रेवेन्यू जनरेट करते हैं या तो सब्सक्रिप्शन मनी से। कौन सी सब्सक्रिप्शन मनी? जो इसके मेंबर होते हैं वो मंथली या ईयरली मनी पे कर रहे होते हैं किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। या फिर क्या होता है, यहाँ पे दे ही रखा है सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबरशिप, या फिर जो आपकी इनकी फी होती है एंट्री फी टाइप, है ना। इस तरह का इनका क्या होता है, इनकम का सोर्स होता है। ठीक है, जहाँ से ये पैसा अर्न करने के साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व कैपिटल करंट लायबिलिटीज आर इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 क्या है आपका? विल बी कॉल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कॉल्स इन एडवांस, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, सिंकिंग फंड। ठीक है, अब अगर सारे ऑप्शन में देखूँ तो मुझे सबसे ईज़ी ऑप्शन क्या लग रहा है? रिज़र्व एंड सरप्लस को सिंकिंग फंड के साथ टैली करने का। ठीक है, फंड है, कहाँ पे कैटेगराइज़ करा जाएगा? रिज़र्व एंड सरप्लस में। शेयर कैपिटल में आ नहीं सकता, रिज़र्व कैपिटल में नहीं आएगा, करंट लायबिलिटीज़ में नहीं आएगा। यानी सबसे ईज़ीएस्ट ऑप्शन दिखा मुझे सिंकिंग फंड, मैच होगा लिस्ट 1 के बी आइटम के साथ। अच्छा यहाँ पे देखो, 4th कहाँ दे रखा है? सिर्फ़ यहाँ। यानी मेरा आंसर क्या हो गया? बी। देखा तुमने, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे ना तो हम डायरेक्ट पॉइंट पे आएँगे। हमें मतलब ही नहीं है बाकी के सारे ऑप्शन चेक करने का। हमें एक मिल गया, दैट्स इट, खत्म। अगर हाँ, इनमें से कहीं पे भी ऑप्शन बी मैच होता 4 के साथ तो हम फिर से एक बार देखते। बट डायरेक्टली मुझे मिल गया बी का 4 के साथ जा रहा है, यानी मेरा ऑप्शन डी करेक्ट है। बट स्टिल चलो हम क्लास में हैं तो हम चेक कर लेते हैं। अब देखो करंट लायबिलिटीज़ के साथ मैच होगा, कॉल्स इन एडवांस, ये तो हमें पता ही है। करंट लायबिलिटीज़ के अंडर ही डिस्क्राइब होता है कॉल्स इन एडवांस। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर ने हमें पहले ही पे कर दिया। कंपनी ने कॉल किया नहीं बट शेयर होल्डर ने एडवांस में कॉल मनी भेज दी। यानी डी जाना चाहिए 2 के साथ। तो डी जा रहा है 2 के साथ, यानी यहाँ तक भी ठीक है मेरा। ठीक है, अब देखो, अब क्या कहता है वो आपसे, रिज़र्व कैपिटल अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसी ऐसी कैपिटल जो हमने रिज़र्व करी हुई है ना? रिज़र्व कैपिटल का ऐसा पोर्शन जो अभी रिज़र्व्ड है। रिज़र्व कैसे? कि अगर जब हमें नीड होगी हम उसको कॉल कर लेंगे। तो क्या मैं बोल सकती हूँ विल बी कॉल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप? यहाँ पे वाइंडिंग अप दे रखा है, आप बोलोगे एट द टाइम ऑफ नीड, कुछ भी हो सकता है। जब भी कंपनी को चाहिए कंपनी उसको कॉल कर सकती है। तो सी गोज़ विथ ऑप्शन 1, यानी ये भी ठीक है। ठीक है, अब देखो, शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। तो ये चीज़ तो शेयर कैपिटल के अंडर ही आएगी ना, कि सब्सक्राइब तो कर दिए हैं बट शेयर फुली पेड नहीं है या है, दोनों ही चीज़ें शेयर कैपिटल में आएगी। तो ए गोज़ विथ 3, राइट? चलें आगे, लग रहा है ईज़ी। अभी तो 3 क्वेश्चंस किए हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ, बहुत ईज़ी है, बस याद होना चाहिए यहाँ पे, है ना? चलो नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड अफेक्ट द रीवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ व्हाट? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इनमें से क्या चीज़ अफ़ेक्ट करेगी जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? अब रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल रखा है तो भाई एडमिशन भी वही कह रहा है, पार्टनरशिप भी, सॉरी एडमिशन भी कह रहा है, रिटायरमेंट भी कह रहा है, डेथ भी कह रहा है, सारी चीज़ें कह रहा है, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी वो कह रहा है। अब मुझे ये बताओ,
अगर रीवैल्यूएशन की बात हो रही है और रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो कौन-सा आइटम इनमें से आप रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करोगे? क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट का इम्पैक्ट की बात कर रहा है ना वो। एसेट्स का इंक्रीज़ हो रहा है, रीवैल्यूएशन में जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। कहाँ जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ क्या होता है? इंक्रीज़ इन याद आ रहा है? हम करते थे मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, फर्नीचर बढ़ गया, है ना? लैंड एप्रिशिएट हो गई, ये सारी चीज़ें कहाँ आती थी? यहीं आती थी। यानी ये रीवैल्यूएशन में जाएगा। येस और नो? यस मैम, है ना? चलो, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, भाई कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग हुई है तो क्या इफ़ेक्ट करेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, येस और नो? यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, याद आ रहा है? एप्रोप्रिएशन में जाता है। पार्टनर सैलरी कहाँ जाता है? पी-एंड-एल, एप्रोप्रिएशन। यानी कौन-सा अकाउंट अफ़ेक्ट होगा? अब तो बता दो भाई। रीवैल्यूएशन अकाउंट अफ़ेक्ट होगा बाय इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ओके? चलो नेक्स्ट। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत टेक्निकल नहीं था। बस आपको चारों आइटम्स कहाँ-कहाँ जाने थे वो देखना था। 4 में से 2 तो एडजस्टमेंट वाले एप्रोप्रिएशन के थे, है ना? पी एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। एक जाना था कैपिटल अकाउंट में, बचा हुआ रह गया वो जाना था रिवैल्यूएशन में। वही इफेक्ट होगा जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। ठीक है? बस थोड़ा-सा आपको याद रखने वाली चीज़ है, बाकी बिल्कुल ईज़ी है। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का जब फाइनल अकाउंट बन रहा होगा तो करंट सीक्वेंस क्या होगा? करंट सीक्वेंस होता क्या है वैसे फाइनल अकाउंट का? सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, बताया भी था वैसे मैंने पार्टनरशिप के टाइम पे, है ना? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनता है? ठीक है। फिर बनता है, सॉरी अभी हम पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, वो ये है। फिर बनती है आपकी कैश फ्लो। फिर बनता है आपका फंड फ्लो। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है? फॉलो जो सीक्वेंस होता है कोई भी कंपनी या कोई भी, है ना, बिज़नेस जो फॉलो करता है अपनी फाइनेंशियल अकाउंट को रिप्रेज़ेंट करने के लिए एक सीक्वेंस, वो होता है सबसे पहले कंपनी बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट। कौन-सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे कंपनी क्या फाइंड आउट करती है? ग्रॉस प्रॉफिट। याद आ गया होगा अब तो, है ना? ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होता है तो फाइंड आउट होता है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट यहाँ जाता है तो हमारी होती है बैलेंस शीट टैली, है ना? फिर आ गया आपका कैश फ्लो, कितना कैश रिक्वायर्ड है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनती है। वो सब ये वाली चीज़ें हम जनरली काउंट या कंसीडर नहीं करते हैं, हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है? अब क्योंकि हमसे पूछ रहा है पार्टनरशिप फर्म है, उसके लिए सीक्वेंस क्या होना चाहिए बेटा? तो ट्रेडिंग तो बनेगा ही बनेगा, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा फर्म को। उसके बाद नेट प्रॉफिट पता चलेगा। फिर नेट प्रॉफिट से पहले क्या पता चलना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के पता चलना चाहिए कितना अकाउंट या कितना अमाउंट पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिटवीन और अमंग देम, ठीक है? तो सीक्वेंस शुड बी, फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड लास्ट वन इज योर बैलेंस शीट। ठीक है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें? सबसे पहले बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंड फिर बैलेंस शीट। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे। यानी 1, 2, 3, 4 ये होना चाहिए। यानी CBAD चेक कर लो। CBAD रहा आपका ऑप्शन ए में। CBAD यही है। ठीक है ना भाई? चलें आगे? चलते हैं। विंडो ड्रेसिंग एक प्रैक्टिस है जो कि यूज़ की जाती है बाय द मैनेजर टू मैनिपुलेट द पिक्चर ऑफ अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी।
विंडो ड्रेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जो मैनेजर्स यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जो बैलेंस शीट है या बुक्स ऑफ अकाउंट है, उनकी पिक्चर को चेंज करना होता है। जब भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट बोल लो, वो पब्लिक के लिए क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, तो उससे पहले उनके फिगर्स के साथ क्या किया जाता है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, छेड़खानी की जाती है। कैसे? कुछ फिगर्स को बढ़ा के दिखाया जाता है, कुछ फिगर्स को कम करके दिखाया जाता है, ताकि कंपनी की जो पोजीशन है, कंपनी के जो एसेट्स हैं, कंपनी की जो लायबिलिटीज़ हैं, वो इस तरह से रिप्रेज़ेंट हो पब्लिक के सामने, कि पब्लिक को लगे कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है। कंपनी अच्छे से काम कर रही है, कंपनी के एसेट्स ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू देयर लायबिलिटीज़, और कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इस तरह की टेक्निक्स को क्या बोला जाता है? विंडो ड्रेसिंग, ठीक है? तो ऑप्शन क्या है? टू मैनिपुलेट द अकाउंट टू शो अ बेटर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन देन द एक्चुअल वन, टू शो एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, टू अवॉइड टैक्स और टू रिड्यूस टैक्स। तो जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, आंसर तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि आंसर ए होना चाहिए, ठीक है ना? जहाँ पे मैनेजर इस टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ताकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या दिखे? अच्छी दिखे पब्लिक को, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने का ट्राई करें। चलो नेक्स्ट है, सैलरी टू अ पार्ट मैच है अगेन से, अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ। लिस्ट 1 के आइटम्स है सैलरी टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है भाई। अब सैलरी, अच्छा सारी की सारी बात कैपिटल और करंट अकाउंट की है। ये कैपिटल है, ये करंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ठीक है। यानी एक आइटम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मुझे मिल गया, तो वो क्या रहने वाला है? वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होगा। याद आ गया? यानी लोन वाला पार्ट आपका यहाँ होगा, लोन कहाँ है ये रहा। अब चेक करो ऑप्शंस में, जहाँ पे बी जा रहा है थर्ड के साथ, वो ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे B2 के साथ, B3 के साथ, B3 के साथ, B4 के साथ, यानी ए और डी 50-50 हेल्पलाइन के साथ कैंसिल हो गए। बचे कौन सा सही ऑप्शन? ए और सी। यहाँ पे भी क्योंकि बी थर्ड के साथ है, यहाँ पे भी बी थर्ड के साथ है। अब बाकी चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, पार्टनर ड्राइंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, देखो जो बेस्ट है वो देखो, एडिशनल कैपिटल। बाकी दोनों करंट है, ये कैपिटल है, तो एडिशनल कैपिटल कहाँ जाती है? कैपिटल के साथ, है ना? एडिशनल कैपिटल कहाँ जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि अगर दोनों टाइप के अकाउंट यूज हो रहे हैं, इसका मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है वो कौन सा मेथड फॉलो कर रही है? फिक्स कैपिटल। याद आ गया? जहाँ पे दो अकाउंट बनते थे, कौन से? इसको कैपिटल रहने देते हैं, कैपिटल और करंट। याद आ गया होगा आई गेस, है ना? तो कैपिटल वाला हमेशा एडिशन कैपिटल इंट्रोडक्शन की बात करता है। तो डी गोज विथ 1। आप देख लो भाई, यहाँ पे D4 है, यहाँ पे D1 है, यानी ऑप्शन सी इज योर आंसर। एलिमिनेशन मेथड करना, जब आप CUT के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, एलिमिनेट करना सीखो ऑप्शंस को, कि ये कैंसिल है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो लिमिटेड ऑप्शंस के साथ आपको ट्राई करना है, ठीक है? अब चेक करो बाकी चीज टैली करती है क्या? A4 के साथ बोला हुआ है सैलरी टू अ पार्टनर, बिल्कुल भाई। क्रेडिट ही होता है पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, है ना? सॉरी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट है तो क्या होगा? पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अफेक्ट द रीवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो इनमें से कौन सी एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट को अफेक्ट करेगी? ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स करेगा। एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। किसके लिए? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल अभी छोड़ देते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बिल्कुल एसेट्स बढ़ जाएंगे तो कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा, और वो कहाँ शो होगा? रीवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। डिक्रीज इन लायबिलिटी का भी बेनिफिट है किसको? रिवैल्यूएशन में। कैसे? क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, तो ओल्ड पार्टनर्स को क्या मिल रहा है? उनका प्रॉफिट पार्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? अब देखो ऑप्शन में, पहली बात ऑप्शन में
4 है ही नहीं, ए, बी, सी, डी वाला ऑप्शन ही नहीं है, 3 का है। अब 3 में देखो क्या जो तीनों हैं वो टैली कर रहा है? ए, सी, डी, ए, सी, डी ये रहा। ऑप्शन सी में ए, सी, डी है। समझ आया? ऑप्शन और सीयूटी के पर्पज़ से यहाँ तक का क्लियर है। आपने पीवाईक्यू किया, आपको समझ आया, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आप डायरेक्टली ऑप्शन सी पे आंसर कर सकते हो। अब सुन लो, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्यों नहीं हुआ? ये ध्यान रखना, अगर ड्राइंग होती है अगेंस्ट कैपिटल, मतलब कुछ ऐसा ऐसी वाली ड्राइंग की जा रही है जिससे पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है, जो उसकी इन्वेस्टेड कैपिटल है वो कम हो रही है। अब हो सकता है या तो मनी के फॉर्म में विड्रॉ कर रहा है या फिर कोई ऐसा एसेट विड्रॉ कर रहा है जो कैपिटल नेचर का है, ठीक है? अब अगर आप बोल रहे हो कैपिटल नेचर की ड्राइंग है, तो भाई वो रीवैल्यूएशन में थोड़ी आएगी, वो तो कहाँ जाएगी? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। या तो वो कैश को कम करेगी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, या फिर एसेट को कम करेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। इंक्रीज इन एसेट्स रिवैल्यूएशन को इम्पैक्ट करेंगे, ड्राइंग्स सॉरी करेगी नहीं। देन आपका रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट अफेक्ट करेगा एंड लायबिलिटीज अफेक्ट करेगा। इज इट क्लियर? चलो, now question number 9 of your last year paper is list 1 with list 2। अच्छा, आइटम ऑफ कैश फ्लो के आइटम्स हैं और एक्टिविटी दे रखी है। चलो भाई करते हैं। इशू ऑफ शेयर है, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। बहुत इजी क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है आपकी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कौन सी सिक्योरिटीज होती हैं? वो सिक्योरिटीज होती हैं जिनको बेच के विद इन, मतलब सॉरी, उनको जिनको आप अगर मार्केट में सेल आउट करने जाओगे तो आपको इमीडिएटली कैश की वैल्यू में कैश मिल जाएगा। कैश की वैल्यू में नहीं, कैश में आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है? जैसे अगर मैं बोलूँ मेरा शेयर है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, या बोलो गोल्ड है ना? अब गोल्ड ऑब्वियस सी बात है, एसेट है, उसको आप नहीं बोलना कि वो सिक्योरिटी है। बट अगर मैं बोलूँ गोल्ड, अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको उस प्राइस जो कैश के बराबर है वो वैल्यू मिलेगी? हाँ, हो सकता है अगर आप पुराना वाला गोल्ड बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, हाई प्राइस मिलेगा जो उसकी वैल्यू है। बट मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एसेट जिसको अगर आप मार्केट में देने के लिए जा रहे हो, तो आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट के अमाउंट में फॉर्म मिल जाएगा विदाउट एनी लॉस। अगर 500 का एसेट है आपका, तो 500 में ही आप उसको बेच दोगे। ये होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी, जहाँ पे लॉस नहीं होता जब आप एसेट को सेल कर रहे होते हो, ठीक है? तो ऑप्शन डी गोज़ विद ऑप्शन 2। भाई बहुत अच्छे से एक ही में दे रखा है, तो डाउट ही नहीं है, यानी ऑप्शन डी ही आपका आंसर है। बिल्कुल ईज़ी सिंपल। मैंने एक ही चेक किया, एक टैली कर गया, आंसर टैली हो गया। अब बाकी चेक कर लेते हैं बाकी। परचेज़ ऑफ टेंजिबल एसेट्स, एसेट्स परचेज़ करना आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। अब देखो ए थर्ड के साथ जा रहा है क्या? हाँ। देन इश्यू ऑफ शेयर आपकी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है ना? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, याद करो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बी गोज़ विद ओ, यहाँ पे भी ठीक है। जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है यानी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, वो क्या है आपका? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। सी गोज़ विद 1, यानी ऑप्शन डी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन कनेक्शन विद द कॉमन साइज स्टेटमेंट? याद रखना, कॉमन साइज स्टेटमेंट हमेशा परसेंटेज फॉर्म में हम इसे कंपेयर कर रहे होते हैं ना, परसेंटेज, सेल का परसेंटेज लिया जाता है ना? और ये हमेशा वर्टिकल फॉर्म में रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो कंपेयर होती है, नॉट हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल फॉर्म में इसे हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नथिंग बट द सेल्स, ओके? नाउ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नहीं होता है, वर्टिकल होता है, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या आता है? एक्सप्रेस द परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स ना, अगर इंडिविजुअल एसेट्स की बात हो रही है, कंपेयर करा जा रहा है, तो वो इंडिविजुअल एसेट उसकी टोटल एसेट से कंपेयर होता है। याद करो, ऐसे बैलेंस शीट होती, कॉमन साइज स्टेटमेंट होती है, आप यहाँ पे टोटल कंपेयर कर रहे होते हो, यहाँ पे पर्टिकुलर एसेट्स, इससे क्या कर रहे होते हो? इसकी परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हो, और कंपेयर होती है ऐसे, ठीक है? चलो,
तो आंसर क्या हो जाएगा जहाँ पे ए, सी, डी कहीं आ रहा हो? कहाँ है ये रहा? ऑप्शन सी है, ठीक है ना? ए, सी, डी जहाँ पे आ रहा है वही ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो एंड स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है भाई? Acquired machinery of 3,50,000 by issuing check। मशीनरी क्या हो गई? या मैं बोल सकती हूँ मशीनरी का इनफ्लो हो गया एंड कैश का आउटफ्लो हो रहा है। यस और नो? मशीनरी का इनफ्लो हो रहा है और कैश का आउटफ्लो हो रहा है। अब मशीनरी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। मशीनरी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। अब फिक्स्ड एसेट होने के साथ साथ ये कौन सी एक्टिविटी बन गई आपकी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन गई है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो ऑप्शन आप देख सकते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड आउटफ्लो ऑफ 3,50,000 इज योर आंसर, ऑप्शन ए। बाकी क्यों नहीं है? बाकी देख लो, बाकी समझ में आ जाएगा क्यों नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है लेकिन इनफ्लो है 3,50,000 का। नहीं भाई, पे कर रहे हो आप बाई इशूइंग अ चेक, क्योंकि अब हम जान चुके हैं अकाउंटिंग में बैंक और कैश वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना? तो ये भी नहीं हो सकता, इनफ्लो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, आउटफ्लो ही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, नो आउट नो फ्लो, भाई पैसे तो दोगे, फ्लो कैसे कैसे नहीं है? फ्लो है ना? ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्लो ऑफ 3,50,000। परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज ऑलवेज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। So option A is your answer. Now, arrange the following in proper sequence while preparing cash flow statement. एक्टिविटीज गिवन है। अब क्या बोल रहा है आपसे? वो कह रहा है आपसे इन एक्टिविटी को आप कैसे अरेंज करो जैसे ये कैश फ्लो में आने वाली है। कौन सी कैश फ्लो में? कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। कौन कौन सा है? फर्स्ट है आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इन वर्किंग नोट। भाई सबसे ज़्यादा समझ में तो मुझे यही आ गया ना, डी का ऑप्शन ही दे रखा है, वर्किंग नोट बोला है, सबसे पहले तो यही करना है। तो ऑप्शन सारे चेक करो कहाँ है डी? सबसे पहले डी कहाँ आ रहा है? ऑप्शन बी में। देखो इतना इजी लेवल है सीयूटी का, मतलब ऑप्शन में भी वो इनिशियल भी डी दे नहीं रहा 4 जगह, ताकि बंदा मतलब नेक्स्ट वाली एक्टिविटी को चेक करे। नहीं, एक आता है बहुत है, डी आता है क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले ऑपरेटिंग होती है, फिर आपकी इन्वेस्टिंग होती है, फिर आपकी फाइनेंसिंग होती है, यही दे रखा है उसमें। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। इसके बाद आपको क्या मिलता है? नेट ऑपरेटिंग, नेट फ्लो, नॉट नेट, नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर मिलता है आपको नेट फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर क्या मिलता है भाई? फिर मिलता है नेट फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये सीक्वेंस रहता है, तो बस डी देखो सबसे पहले दे रखा है बेचारे ने। पीयूटी का लेवल वाकई में ही बहुत ईजी है यार, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बहुत अच्छे से होगा। तो ऑप्शन बी में D1 पे दे रखा है। फिर क्या चाहिए है मुझे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए में है, ए भी मैच कर रहा है। फिर क्या चाहिए मुझे? इन्वेस्टिंग चाहिए, इन्वेस्टिंग मेरा सी में है, वो भी मैच कर रहा है। फिर मुझे चाहिए फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग मेरा बी में है, मेरा वो भी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर, ओके। चलो, द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
इसके लिए एडजस्टमेंट कर रहे हो आप क्लोजिंग स्टॉक जो कि क्या हो गया है, ओवर वैल्यूड हो गया, ठीक है। व्हाइल कैलकुलेटिंग एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर देते हो, तो क्या करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यही होगा। क्यों? क्योंकि इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर क्या बन जाता है भाई? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। यही है ना? कैरी फॉरवर्ड। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं करंट ईयर में बढ़ा दूँ, उसकी वैल्यू को बढ़ा दूँ, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और नेक्स्ट ईयर में जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर हो जाएगा एज़ अ ओपनिंग स्टॉक, तो क्या होगा मेरा? प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर मुझे एडजस्टमेंट करनी है, तो मैं क्या करूँ? करंट ईयर से क्या करूँ? प्रॉफिट को कम कर दूँ और नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट ऐड कर दूँ। कौन-सा प्रॉफिट? जो ओवर वैल्यूएशन से अफेक्ट हो रहा था। तो रिडक्शन फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट, रिडक्शन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, एडिशन टू नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, एडिशन टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। भाई करंट ईयर से कम करो, ठीक है? और नेक्स्ट ईयर ऐड कर दो। तो रिडक्शन फ्रॉम करंट ईयर, कंसर्न ईयर और करंट ईयर एंड एडिशन टू द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट। अब चेक कर लो कौन-सा ऑप्शन टैली करता है ए और सी के साथ? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ योर आंसर। समझ आया क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अगर कंसर्न ईयर मतलब अभी वाले ईयर, करंट ईयर की बात कर रहा है। अगर करंट ईयर में आपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया, अपना ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट याद करो। ट्रेडिंग अकाउंट याद आ रहा होगा तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है? यहाँ पे आपका कुछ फिगर है, यहाँ आपका आता है प्रॉफिट, ठीक है? अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक की जो आप वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हो वो ज़्यादा है ना? यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है ओवर डेबिट साइड, तो आप बोलोगे प्रॉफिट जो है वो बढ़ा हुआ है ना? क्योंकि ये ज़्यादा है, ये कम है, प्रॉफिट बढ़ गया, है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक से इस ईयर का प्रॉफिट बढ़ गया, तो नेक्स्ट ईयर वाला जो बना है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे आपने ओपनिंग स्टॉक रखा, अगर आपने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, अगर आपने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट तो यहीं रिकॉर्ड होता है ना बेटा जी। अगर डेबिट साइड मेरी ज़्यादा है ओवर क्रेडिट साइड, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? मेरा प्रॉफिट कम रिकॉर्ड होगा, ठीक है? तो इस चीज़ को, इस नेगेटिव इफ़ेक्ट को या जो इस ये इनकरेक्ट वे था ऑफ डूइंग योर अकाउंटिंग, उसको करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए मैं क्या करूँगी? करंट ईयर में से जो प्रॉफिट या जो इंक्रीज़ या हाइप वैल्यू थी उसको क्या करूँ? माइनस कर दूँ, है ना? और नेक्स्ट ईयर वाले में ऐड कर दो। तो वही कह रहा है वो, रिडक्शन फ्रॉम द कंसर्न्ड ईयर प्रॉफिट एंड एडिशन टू द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट। So option A is your answer where A and C are correct. Okay? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन इज अ सिचुएशन वेयर, कौन सब्सक्रिप्शन सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन एक कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपका अप्लाइड या सब्सक्राइब्ड शेयर्स क्या हो जाते हैं भाई? ज़्यादा हो जाते हैं किससे? अलॉटेड या फ्यूड शेयर। ये तो क्लियर हो गया होगा, आप सभी लोगों को याद आ गया होगा, है ना? अब चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर इशूड, नहीं भाई ये तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इशू, ये है। बस खत्म है, यहाँ पे है, बाकी चेक कर लो आप। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज लेस देन, नहीं भाई लेस देन होता ही नहीं है, तो कैंसिल है। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज, फेस वैल्यू की बात कहाँ से आ गई? तो ये भी नहीं है। ऑप्शन बी है आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है? चलिए बेटा जी, ईज़ी है। अभी तो लग रहा है ऐसा कुछ टफ कि जो नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है या बहुत टेक्निकल है, नहीं। बहुत ईज़ी है। बस माइंड में है तो चीज़ें ईज़ी है। अगर मैं बोलूँ मुझे ओवर सब्सक्रिप्शन ही नहीं पता, तो क्या मैं ये ऑप्शन बी टिक कर सकती थी? नहीं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। So the next question is 400 share of 50 each issued at par were forfeited for non-payment of final call of 10 rupee per share.
and these shares were reissued at 45 per share as fully paid up. The amount transferred to capital reserve is okay. आपसे बोल रहा है 400 शेयर फॉरफिट हो गए हैं जिसकी पार वैल्यू 50 थी, ठीक है, उनको रीइशू भी कर दिया गया है एज फुली पेड अप एट ₹45. इतना क्लियर है. अब फिर पूछता है आपसे द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज व्हाट. गॉट इट. चलो स्टार्ट करते हैं. 400 शेयर से, ठीक है, जिसकी पार वैल्यू कितनी है 50. इसको क्या कर लिया भाई, इसको कर लिया फोरफिट. इतना तो क्लियर है फर्स्ट स्टेटमेंट से. अब आगे क्या कहता है, 50 रुपीज़ में से 10 रुपये की क्या है फाइनल कॉल है, और ये ही फाइनल कॉल क्या रह गई, अनपेड रह गई. अगर अनपेड 10 रुपये है और 50 का शेयर है, दैट मीन्स 40 रुपीज़ क्या है, ये पेड है. इसका मतलब जो कंपनी ने 400 शेयर फोरफिट करे हैं, उस 400 शेयर्स पे कंपनी ने पर शेयर 40 रुपीज़ रिसीव कर लिए हैं. इतना क्लियर है. अब अगर पर शेयर 40 रुपीज़ रिसीव कर लिए हैं तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 400 शेयर्स कितना होना चाहिए. अगर एक शेयर पर कंपनी ने 40 रुपीज़ रिसीव करे हैं तो 400 पे कितना करेगी, 400 इंटू 40 वॉट, 16,000. इतना कंपनी ने 400 शेयर पे रिसीव कर लिया है, 16,000 रुपीज़. इतना क्लियर है, ठीक है. कितना रिसीव नहीं करा, 10 रुपये पर शेयर नहीं किया, दैट मीन्स 4,000 कंपनी ने रिसीव नहीं करा. हमें इससे तो लेना देना है नहीं. चलो इसके बाद क्या करता है, इसके बाद कहता है यही शेयर्स जिसकी वैल्यू 50 पर शेयर थी वो 45 पर शेयर पे रीइशू हो गया. अब रीइशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल. अब जनरली शेयर जो फॉरफिट कर दिए जाते हैं उनको रीइशू करने के लिए क्या होता है, डिस्काउंट पे ही रीइशू किया जाता है. जैसे इस केस में क्या था, शेयर की वैल्यू कितनी थी 50, लेकिन रीइशू कितने पे कर रहे हो आप, 45 रुपीज़ पे. इट मीन्स 5 रुपीज़ का क्या कर रहे हो आप, डिस्काउंट दे रहे हो. अब वो 5 रुपीज़ कहाँ शो होता है, वो 5 रुपीज़ डेबिट हो जाता है यहाँ पे. किस नेम से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से. इतना क्लियर है, राइट. अब देखो जो रीइशू कर रहे होते हैं हम, रीइशू के लिए बैंक में जो अमाउंट जाएगा पर शेयर कितना रिसीव कर रहे हो आप, 45. नंबर ऑफ शेयर कितना है, 400. शेयर फॉरफिटेड में क्या जाता है, जो डिस्काउंट दे रहे होते हो आप ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स, कितना दे रहे हो, 5 रुपीज़ पर शेयर पे दे रहे हो, तो 400 शेयर्स पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 400 से. क्लियर. अब शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, शेयर कैपिटल में शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू और पावर वैल्यू जाती. कितना कॉल किया था कंपनी ने, 50 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग. जो भी ओरिजिनल प्राइस होता है ना शेयर का, वही शेयर कैपिटल में जाता है. कितना क्लियर है, क्योंकि जब आपने डेबिट किया था फॉरफिट करते टाइम शेयर कैपिटल को, सेम अमाउंट से क्या करते हैं हम, क्रेडिट भी करते हैं. इतना क्लियर है. चलो तो 45 इंटू 400 इज 18,000. ठीक है. 5 इंटू 400 इज 2,000. शेयर कैपिटल में 50 इंटू 400 इज 20,000. ठीक है. अब आप देखो शेयर कैपिटल, नॉट शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिटेड डेबिट हो रहा है 2000 से, और यहाँ पे बेटा जी शेयर कैपिटल शेयर फॉरफिटेड अमाउंट जो आपने फॉरफिट कर लिया है, जो रिसीव कर चुके थे आप, वो था 16,000. ठीक है. 16,000 रिसीव कर चुके हो मतलब प्रॉफिट था तो क्रेडिट बैलेंस होगा इसका. अब क्रेडिट हो रहा है 16,000 से, डेबिट हो रहा है 2,000 से. क्रेडिट हो रहा है 16,000 से, डेबिट हो रहा है 2,000 से, और मुझे पता है मेरा शेयर कैपिटल में या शेयर फॉरफिटेड अमाउंट जो होता है, फॉरफिटेड अकाउंट जो होता है, वो किस टाइप का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है. नॉमिनल नेचर का होता है. अब जब नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसका मतलब प्रॉफिट क्या है, क्रेडिट है ना. और अगर डेबिट है तो मतलब लॉस है. प्रॉफिट 16,000 है, लॉस प्रॉफिट 16,000 है, लॉस 2,000 है. क्या मैं बोल सकती हूँ मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 14,000 का. और ये ही 14,000 का प्रॉफिट क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र टू कैपिटल
रिजर्व। क्लियर है? चलो, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा जी? ऑप्शन हो जाएगा आपका 14,000। गॉट इट? चलो, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 16 तो सिर्फ क्रेडिट था, बट लॉस भी हो रहा है एट द टाइम ऑफ फ्री इशू। 16 हट गया, 15 की पॉसिबिलिटी नहीं है, सेम 13 की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आंसर क्या है मेरा? 14,000। क्लियर? चलो, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, द जर्नल एंट्री विल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। ओके, इनमें से कौन सी एंट्रीज इंक्लूड होती है या अफेक्ट होती हैं? इनमें से कौन सी अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, एंट्रीज अफेक्ट होती हैं जब डिबेंचर्स इशू होते हैं प्रीमियम पे, रिडीम होते हैं प्रीमियम पे? क्लियर है? चलो, अब आप मुझे ये बताओ, जब डिबेंचर्स इशू होंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट, टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। अब ये कौन सी एंट्रीज है? ये वो एंट्रीज हैं जब डिबेंचर इशू होता है एट द टाइम ऑफ इशू। जब डिबेंचर्स इशू होते हैं, कौन इशू करती है? कंपनी इशू करती है। जब डिबेंचर्स इशू करती है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे कहीं भी गिवन नहीं था कि डिबेंचर्स इंस्टॉलमेंट में इशू हो रहे हैं या फिर लमसम में। अगर ऐसा नहीं दिया होता तो आप ये परसीव कर लेते हो, मान लेते हो कि डिबेंचर वन टाइम में ही इशू हुआ है। वन टाइम में मतलब पेमेंट जो उसकी रिसीव करने वाली है कंपनी, वो वन टाइम में करने वाली है, लमसम में करेगी। जब लमसम में करती है ना बच्चा, तो दोनों ही अकाउंट क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं। एक ही साथ पब्लिक को कंपनी ने ऑफर दिया कि डिबेंचर्स के लिए आप अप्लाई करो। पब्लिक ने भी वन टाइम में ही पूरा का पूरा अमाउंट किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। इसीलिए जो अकाउंट्स यूज होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एम आई क्लियर टिलिया? ये जब हमने डिबेंचर अकाउंट किया था तब भी करवाया था मैंने कि अगर वन टाइम में होता है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट होता है। क्लियर है? बाकी पूरा आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? डिबेंचर की अकाउंट में। क्लियर है यहाँ तक? ये इशू का टाइम हो गया। अब जब आप रिडीम कर रहे हो सबसे पहले क्या करोगे? ड्यू करोगे पेमेंट, है ना? पेमेंट करने से पहले क्या होती है? पेमेंट ड्यू होती है। क्या पेमेंट होगी? डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि भाई इनिशियली मैंने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली थी टुवर्ड्स अ कंपनी। अब जब मुझे मैं उनको वापस से पे ऑफ कर रही हूँ, मतलब मेरी लाइबिलिटी क्या हो रही है? सेटअप हो रही है। सेटअप हो रही है तो सेम अमाउंट से मैं ये भी कर दूंगी। क्या? जितना क्रेडिट था उतना ही मैंने डेबिट भी कर दिया। और डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है तो मैंने उन्हें क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी कर दी। जब पे करेंगे तो क्या होगा? जब पे करेंगे तो क्या होगा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, अकाउंट ओपन किया था उनका, अकाउंट क्लोज करेंगे। कैसे पे कर रहे हो? बैंक के फॉर्म में पे कर रहे हो। अब क्योंकि बोला हुआ था कि डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे, यहाँ पे भी ध्यान रखो यार, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इशू भी तो प्रीमियम पे हुए थे ना? ठीक है। टू बैंक अकाउंट। अब क्योंकि लॉस हो रहा है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो लॉस ऑन रिडम्पशन, डेबिट, लॉस ऑन अकाउंट डेबिट। अब ये चीज ध्यान अगर आपको आ रही है, सेक्शन 53 जो बोल रहा था सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे यूज हो सकता है, तो उसमें ये भी था कि अगर आप प्रीमियम पे डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे डेबिट करने के साथ साथ हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने अकाउंट यूज करा है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ही बोलो। समझ आया क्या हुआ है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कैसे हमने यूज कर लिया? राइट। बैंक टू डिबेंचर
application allotment, then debenture application allotment, to debentures account, टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों हुआ? क्योंकि सिक्योरिटी पे डिबेंचर्स क्या हो रहे हैं, इशू हुए हैं, तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। जब रिडीम हो रहे हैं तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, पे कर रहे हो डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब क्योंकि बोला हुआ था डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं किस पे, प्रीमियम पे, तो भाई सेम अमाउंट के साथ आप अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक? बस यही अकाउंट्स है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। भाई डिस्काउंट ऑन इश्यू की तो बात ही नहीं हो रही ना, तो आप क्यों कर रहे हो? इशू भी तो प्रीमियम पे कर रहा है, तो ये तो अकाउंट अफेक्ट ही नहीं होगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज डेबिटेड, बिल्कुल। क्यों हुआ? क्योंकि डिबेंचर जो इशू हो रहे थे उस जिस पर्टिकुलर प्राइस पे, उससे ज़्यादा पे आप रिडीम कर रहे हो, तो अकाउंट इशू के लिए अब लॉस हो रहा है एट द टाइम ऑफ इशू, तो उस चीज़ के लिए आपने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिट, बिल्कुल हुआ, क्योंकि इशू हुआ है प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड, बिल्कुल। प्रीमियम आपने कहाँ से यूज़ किया है? जो अकाउंट यूज़ कर रहे हो आप सिक्योरिटी प्रीमियम, उसी से डेबिट किया लॉस को, और सेम अकाउंट के साथ आपने क्रेडिट भी कर दिया। तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। आंसर क्या है बेटा आपका? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट पे चले, चलो। लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। ठीक है भाई, कौन कौन से अकाउंट है? शेयर कैपिटल है, फिर है आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कॉल्स इन अरियर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कुछ अकाउंट हैं, अब बताना है इनमें से कौन सा आइटम लिस्ट 2 के आइटम के साथ मैच करता है। डेबिटेड विद अमाउंट नॉट रिसीव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्रेडिटेड विद द अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स शेयर, डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप। अब कुछ एक ट्रिक देखते हैं, कोई ऐसा लग रहा है जो मिल रहा है? देखो, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है एक आइटम इसमें मिस है। डेबिटेड विद अमाउंट नॉट रिसीव, क्या मैं बोल सकती हूँ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट होता है विद द अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स शेयर? सबसे ईजी ऑप्शन मुझे ये लगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट किसके साथ जाएगा? हमेशा क्रेडिट होता है जो अमाउंट हमने रिसीव कर लिया होता है ऑन दैट पर्टिकुलर शेयर्स। तो बी के साथ थर्ड कहाँ कहाँ पॉसिबल है? बी के साथ थर्ड नहीं है, बी के साथ थर्ड है, बी के साथ सेकंड है, बी के साथ फोर है। यानी मेरे कहीं ना कहीं मेरे ऑप्शंस ए सी डी तो कैंसिल आउट ही हो रहे हैं, बचता है बी। अब बाकी की चीज़ें चेक कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद द कॉल अमाउंट, अगर शेयर फोरफिट हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट हो जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल हो जाता है। यानी ये वाला ऑप्शन भी मुझे ठीक लग रहा है, ये वाला मैच भी मुझे ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मेरा क्या हो सकता है? डेबिटेड विद अमाउंट नॉट रिसीव, यही होता है। जो अमाउंट हम रिसीव नहीं करते हैं उससे हम कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर देते हैं। तो ऑप्शन, हाँ देखो, ये वाला पॉइंट नहीं है। अगर जनरल एंट्री याद आ रही है तो आपको क्लियर हो रहा होगा। आप क्या करते थे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को भी क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। क्रेडिटेड विद अमाउंट नॉट रिसीव्ड, याद आ रहा है? जब एंट्री कर रहे होते थे आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट की, तो क्या करते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। शेयर कैपिटल कॉल्ड अप से डेबिट होता था, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में वो अकाउंट या वो अमाउंट आता था जो अमाउंट आप रिसीव कर चुके हो टुवर्ड्स फॉरफिटेड शेयर्स। रिमेंबर, कॉल्स इन अरियर में क्या आता था? कॉल्स इन अरियर में आता था वो अमाउंट जो अनपेड है। ठीक है, तो क्या करते थे आप, सॉरी, क्रेडिट ही करते थे। तो कॉस्ट इन अरियर गोज विद ऑप्शन 2, राइट? ये भी ठीक है ना? अब आगे देखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। मैंने आपको पहले भी बोला था सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हम यूज़ नहीं करते हैं एंट्रीज के टाइम पे, अगर शेयर फॉरफिट हो रहा है तो। आपने रिसीव कर लिया, बात खत्म, वो कहीं नहीं जाएगा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जा चुका है। लेकिन अगर ऐसी कॉल रिसीव नहीं कर पाए हो आप जिस पे सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू था, तो क्योंकि आप ऑलरेडी क्रेडिट कर चुकी हो एट द टाइम ऑफ ड्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
तो डी गोज विद 1। तो हाँ, मुझे ऑप्शन मेरा क्या ठीक लग रहा है? बी ऑप्शन आपका आंसर। एम आई क्लियर टिल हियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस in the context of debenture. First one is payment to debenture holder. Next, creation of DRR, issue of debenture, then redemption become due. ठीक है, ये कुछ आइटम्स हैं, कुछ अकाउंट्स हैं जिनको हमें किस में फॉलो करना है? हमें फॉलो करना है एक करेक्ट सीक्वेंस में। किसमें? एक करेक्ट सीक्वेंस में। ठीक है, कौन कौन सा है? पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, क्रिएशन ऑफ डीडीआर, डीडीआर मतलब नॉट डीडीआर, इट्स DRR, debentures, redemption, रिजर्व, डिबेंचर, रिडम्पशन, रिजर्व। ठीक है, अब जब भी डिबेंचर्स इशू होते हैं ना बेटा, तो इशू के टाइम पे ही हमें पता होता है डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं। दोनों को पता होता है, कंपनी तो ऑब्वियसली बात में मेंशन करती है, और जनरल पब्लिक जो डिबेंचर्स को परचेज कर रही होती है, वो क्या देखती है? वो देखती है परचेज करने से पहले, बाय करने से पहले, सब्सक्राइब करने से पहले कि हाँ, इन टाइम पीरियड्स के बाद, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद डिबेंचर क्या हो जाएगा? रिडीम हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी कंडीशंस हैं लाइक लॉस ऑन रिडम्पशन या लॉस, डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं एट द लॉस, या फिर डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं एट प्रीमियम, जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें मेंशन होती है प्रोस्पेक्टस में, ब्रोशर में। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, अगर कंपनी को डिबेंचर्स रिडीम करने होते हैं तो एक अकाउंट बनता है DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो जैसे ही कंपनी डिबेंचर्स इशू कर देती है, उसी टाइम पे वो क्या करती है? DRR क्रिएट कर देती है, ताकि जब भी कंपनी को ड्यू करना हो पेमेंट फॉर द शेयर होल्डर, वो उस DRR रिजर्व को यूज कर पाए। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, शायद ऑप्शन से क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले आप क्या करते हो? डिबेंचर्स को इशू कर देते हो। इशू करने के जस्ट बाद में आप DRR बना लेते हो। अब पेमेंट पहले होगी या ड्यू पहले होगी? ऑब्वियसली बात है, पहले आप ड्यू करोगे पेमेंट को, और फिर आप पेमेंट करोगे। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? सीक्वेंस क्या होना चाहिए? CBDA। कहाँ है CBDA? तो ये रहा आपका CBDA, CBDA ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, नेक्स्ट क्या है आपका? इफ अ डिले अकर बियॉन्ड 8 days in refunding the beyond 8 days in refunding the subscription amount, failing to gather the minimum subscription from the date of closure of the subscription list, the company shall be liable for interest at the rate of। हम केस कर चुके हैं कि कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसका अगर 90% नहीं है, कंपनी ने इशू क्रिएट किया और 90% नहीं रहा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को कंपनी फॉलो नहीं कर पाई, फुलफिल नहीं कर पाई, लोग उतना सब्सक्राइब करना ही नहीं चाहते, तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? कंपनी के पास ऑप्शन होता है, अगर मिनिमम नहीं हो पा रहा है तो मनी को वो क्या करे? रिफंड कर दे, फिर से अपने नई डिबेंचर्स या शेयर्स को मार्केट में इशू करे। ये ऑप्शन होता है। अगर कंपनी ने 8 days से ज़्यादा का टाइम लगा दिया मनी को रिफंड करने में, अगर कंपनी ने 8 days से ज़्यादा का टाइम लगा दिया रिफंड करने में, एप्लीकेंट्स की मनी को रिफंड करने में, तो कंपनी पे क्या हो जाता है? इंटरेस्ट या पेनल्टी चार्ज हो जाती है। कितना रेट होता है उसका? 15%। कितना होता है उसका? 15% इंटरेस्ट कंपनी को पे करना होता है। एम आई क्लियर टिल हियर? चलो, नेक्स्ट इज अ कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल इन एडवांस इफ ऑथराइज्ड बाय। एक कंपनी कॉल इन एडवांस, जो ऐसी मनी होती है जो शेयर होल्डर्स या डिबेंचर्स होल्डर क्या करते हैं? प्री पे कर देते हैं। प्रीपेड होती है ना, पहले ही पे कर दिया। अभी कंपनी ने कॉल नहीं किया बट उन्होंने पे कर दिया, वन टाइम में पेमेंट कर दिया, या एक कॉल के साथ अगली वाली कॉल का अमाउंट पहले ही पे कर दिया। तो ऐसी वाली मनी कंपनी कब रिसीव कर सकती है? जब कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस चीज़ के साथ अग्री करता हो। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ मेंशन है कि कंपनी कॉल इन एडवांस वाला मनी रिसीव कर सकती है, तो ही करेगी। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई बात नहीं है, तो कंपनी एडवांस मनी रिसीव नहीं कर सकती। कंपनी वापस से क्या करती है? रिफंड कर देगी। एम आई क्लियर टिल हियर? चलो, फिर क्या कहता है?
A, B, C are partner, sharing profits in the ratio of 3 to 2 to 1. C died on 1st July 2023. On this date, final accounts were prepared, okay, to ascertain profit for the period. ठीक है. It resulted in a profit of 1,75,000 to the firm. The following gives effect to the above. ठीक है. इन शॉर्ट ABC 3 पार्टनर है जिनकी PSR क्या है 3:2:1 है. C died on 1st July. C 1st July को जिसकी डेथ हो जाती है. On this date फाइनल अकाउंट्स वर प्रिपेयर. इस डेट पे किस डेट पे 1st July पे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं. क्यों? क्योंकि हमें जो है ना जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसके एग्जीक्यूटर को क्या करना पड़ेगा पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर डेट पे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं प्रिपेयर होते हैं. इट रिजल्टेड इन अ प्रॉफिट ऑफ 1,75,000. ओके. यानी इस उस पर्टिकुलर पीरियड पे अब यहाँ पे क्योंकि हमें दे नहीं रखा कि अकाउंट क्लोजिंग डेट क्या थी कंपनी की वो दिसंबर में क्लोज होते थे या मार्च में होते थे हमें नहीं पता हम नहीं मानते. हमें सिर्फ इतना बोला हुआ है इस टाइम पीरियड तक टिल जुलाई प्रॉफिट कितना रहा 1,75,000. द फॉलोइंग गिव इफेक्ट. इस वजह से कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड. Profit and loss appropriation will be debited. Profit and loss will be credited. P&L account will be credited. क्या कौन सा अकाउंट क्या होना चाहिए अफेक्ट होना चाहिए. अगर प्रॉफिट मिला है तो ऑब्वियसली बात है P&L अकाउंट क्रेडिट होगा. कोई और ऑप्शन है क्या. P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. ये होता है आपका. अब क्योंकि 1,75,000 से क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ आएगा. ठीक है. तो आप बोल सकते हो P&L डेबिट होगा. साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस. अच्छा सुनो बट्टा जी जब पार्टनर्स की बात हो रही है ना पार्टनर्स की बात हो रही है तो क्या मैं बोल सकती हूँ अगर पर्टिकुलर पीरियड पे प्रॉफिट असरटेन हुआ है तो कौन सा अकाउंट आप यूज कर रहे हो फॉर द पार्टनरशिप. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉट डेबिटेड इट्स क्रेडिटेड. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. यही होगा. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अमाउंट क्या करोगे आप ट्रांसफर कर दोगे. एम आई क्लियर टिल हियर. चलो. On the date of admission of a partner, there was a balance of 45,000 in the account of machinery was found it undervalued by 10%. The value of machinery will appear in the new balance sheet. Okay. किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा था उस टाइम पे जब एसेट्स को रीवैल्यू किया गया तो पता चला एक मशीनरी है जिसको अंडर वैल्यूड किया गया है बाय 10%. ठीक है. और ये अगर अंडर वैल्यूड किया गया है 10% पे तो मैं बोल सकती हूँ 45,000 का जो मशीनरी आप रिकॉर्ड कर रहे हो ये 90% पे रिकॉर्ड हुआ है. एम आई क्लियर. अगर 90% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब. यही होगी. 0 से 0 आंसर. ये मत कर देना कि 45,000 का आप कैलकुलेट करो 10% वो आएगा 4400 वो गलत हो जाएगा. ठीक है. वो काउंटिंग को फॉलो नहीं कर रहा हूँ. डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी है. डिविडेंड जो रिसीव होता है वो कौन सी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग. एम आई क्लियर. ये तो सिंपल सा है इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं आई है. अ पार्टनरशिप कैन हैव मैक्सिमम 50 पार्टनर. एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए एंड दिस लिमिट हैज़ बीन सेट बाय द. ये लिमिट किसने सेट की है याद करो. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लिमिट सेट करी थी कि एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं. याद आ रहा है. रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जिसने एम्पावर किया था किसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डिसाइड कर सकता है एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं सब्जेक्ट टू 100. जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सिर्फ 50 पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल? 3L001, 100, 199, SJHQ। अच्छा, HQ एंड SJ सिर्फ इनिशियल्स हैं, है ना, याद आ रहा है? SJ एंड HQ सिर्फ इनिशियल्स हैं, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आप बोल सकते हो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल एंड अल्फाबेटिक टर्म दोनों मिल रही है, और जो कि एक सीक्वेंस में। ओके, नेक्स्ट है आपका, इफ देयर इज नो क्लेम against workman compensation reserve, it is dashed at the admission of a partner, fill in the blanks with the correct answer. Okay, debited to all partner। अच्छा, पहले तो ये बताओ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? एक ऐसा रिजर्व जो एम्प्लॉयज के लिए बनाया जाता है कि इन केस अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आप इस रिजर्व से उनको अमाउंट क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो, है ना? इस रिजर्व से उनको पे कर सकते हो, उनको कंपनसेट कर सकते हो। यही है, इसीलिए बोला जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एम आई क्लियर? अगर सपोज रिजर्व तो क्रिएट हो गया, लेकिन कोई पर्टिकुलर लायबिलिटी अराइज ही नहीं हुई इसके अगेंस्ट, किसी ने ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मिस हैपनिंग हुई नहीं कि कंपनी को रिजर्व यूज करना पड़ जाए फॉर द कंपनसेशन। अगर ऐसा हुआ है तो क्या होगा? तो ये होगा, अगर लायबिलिटी नहीं है टुवर्ड्स दिस रिजर्व, तो ये है था क्या एक्चुअल में? ये था तो प्रॉफिट पार्ट, जो कि क्या कर रहे थे पार्टनर्स, एक तरफ रख रहे थे ना, साइड कर रहे थे कुछ प्रॉफिट का कुछ पोर्शन, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में कोई ऐसी लायबिलिटी अराइज हो जाती है फॉर द वर्कमैन, तो हम उस लायबिलिटी को कंपनसेट कर दें इस रिजर्व से। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। है ना, यही होगा। अब क्या कहता है, बात कर रहा है एडमिशन की। अब एडमिशन की बात कर रहा है, इसका मतलब भाई ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा। जो बंदा अभी अभी एडमिट हुआ है उसका क्या राइट है पहले वाले रिजर्व पे, है ना? तो ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलने वाला है। अब आप ऑप्शन चेक कर लो बेटा, ओल्ड पार्टनर है क्या? एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, ओल भी नहीं आएगा यहाँ पे, ओल भी नहीं आना चाहिए, है ना? अब क्या कहता है, अब ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? बताओ भाई। रिजर्व अगर मिलता है तो पार्टनर का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है ना? डेबिट तो नहीं करोगे, लॉस थोड़ी है, क्रेडिट करोगे क्योंकि प्रॉफिट वाला पार्ट है। चलो आगे, A, B, C are partners sharing profits in the ratio of 3:3:4. They decided to share the future profit equally. फ्यूचर प्रॉफिट को क्या डिसाइड करा उन्होंने, इक्वली शेयर करने का। मतलब अब क्या होने वाला है, 1:1:1, है ना? कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा हमें कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। ओल्ड PSR क्या है, 3:3:4। न्यू क्या है, 1:1:1। ओल्ड रेशो क्या है, 3:3:4, और न्यू रेशो क्या है, 1:1:1, है ना? हम कर लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं, है ना? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पार्टनर्स कौन कौन थे, चेक कर लेते हैं एक बार। पार्टनर हैं आपके ABC, ठीक है, A, B, C। A का ओल्ड शेयर क्या है, 3/10, है ना? B का ओल्ड शेयर 3/10, C का ओल्ड शेयर 4/10। प्लान कैसे आया, 3+3+4, ठीक है, 3+3 6, 6+4 10। न्यू शेयर क्या है, 1/3, 1/3, 1/3। कोई दिक्कत यहाँ तक? एल्सियम लेंगे आप, 3 10 का एल्सियम 30 आएगा। 10 3 टाइम इज 30 एंड 3 into 3 इज 9, ठीक है। 3 10 टाइम 30, 10 into 1 10।
कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलो आगे इसको भी कर देते हैं। इसका भी सेम ही रहने वाला है क्योंकि सेम ही शेयर था। 9 - 10 क्लियर है यहाँ तक। इसका देख लेते हैं। अब अगर ओल्ड माइनस न्यू है इसका मतलब जो नेगेटिव, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपने ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करा है, दैट मीन्स जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो इंडिकेट क्या कर रहा है आपका, गेन, है ना, गेनिंग शेयर है ये। और जो पॉजिटिव फिगर है वो आपका सेक्रीफाइस है। आप अगेन चेक कर सकते हो, गेनिंग शेयर इज ऑलवेज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग शेयर, ये हम ऑलरेडी चेक भी कर चुके हैं, देख भी चुके हैं। गेनिंग शेयर सेक्रीफाइसिंग शेयर हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होता है। वन, हम भी चेक कर सकते हैं 1/3 एंड 1/3 इज 2/3 विच इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग शेयर। चलो तो यानी ए बी ने गेन किया है, सी ने सेक्रीफाइस किया है। ए गेन 1/3, बी गेन 1/3, सी सेक्रीफाइस 2/3। तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। ठीक है ना। बाकी एक बार देख लो, ए गेन बी गेन सी सेक्रीफाइस 3/10 नहीं हो सकता, ए सेक्रीफाइस हो ही नहीं सकता, ए गेन बी गेन बी ना, बी का 3/30 तो गेन था ही नहीं। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, फिर से मैच है। एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्या है ये, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मेड। ठीक है, हर बार इक्वल अमाउंट के साथ ड्राइंग की जा रही है। और नंबर ऑफ मंथ्स क्या है, 4.5, 6.5, 7.5, 3 मंथ्स। तुम्हें फॉर्मूला याद आ रहा होगा, मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला बताया था, हमेशा इस फॉर्मूला को यूज करो, कभी गलती नहीं होगी। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing, and this whole divide by 2। याद आ रहा है, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे कि बहुत इजी है, आपको फॉर्मूला नहीं याद, नो प्रॉब्लम। बाकी हाँ बेटर है अगर फॉर्मूला याद होगा तो, लेकिन अगर नहीं है तो ये फॉर्मूला याद है, बहुत इजी हो जाएंगी, कब कितना मंथ्स यूज होने वाला है एक पर्टिकुलर ड्राइंग के लिए। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बच जाते हैं, कितना टाइम पीरियड बच जाता है, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो भी लास्ट ड्राइंग होती है उसके बाद कितने मंथ्स बच रहे हैं, दोनों को ऐड करने के बाद अगर उनका आप एवरेज कैलकुलेट कर लेते हो तो यू गॉट द आंसर। अब यहाँ देखते हैं, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हर हाफ ईयर के बाद क्या हो रही है, ड्राइंग की जा रही है। अब ईच हाफ ईयर मतलब एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो आप बोल सकते हो, अगर मैं मंथ की बात करूँ यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ, लेट्स से कैलेंडर ईयर ही यूज हो रहा है, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इसको ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बस ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम्म, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यहाँ तक ठीक है। अब आपसे क्या कहता है, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हर आधे साल के बाद, है ना, हाफ ईयर के बाद ड्राइंग की जाती है। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी यहाँ पे, है ना, फर्स्ट ड्राइंग इसी के बाद हुई होगी। इसके बाद कितने मंथ्स बच गए, 6 मंथ्स बच गए। कैसे पता चला, कैलकुलेट कर लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 मंथ्स बच गए, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, यहाँ हुई होगी, है ना। अब यहाँ के बाद क्या काउंटिंग ईयर में कोई मंथ बच रहा है, तो द आंसर इज नो। तो मंथ्स कितने बच गए लास्ट ड्राइंग के बाद, 0। तो 6/0, 6 + 0 डिवाइड बाई 2 इज 3। क्लियर है। चलो, यानी अगर मैं अब एलिमिनेशन मेथड यूज करूँ फॉर द एग्जाम पर्पस, तो मैं देखूंगी ए का 3 के साथ, सॉरी, ए का कॉम्बिनेशन 4 के साथ कहाँ है। तो ए का 1, ए का 1, ए का 4, ए का 4, यानी
इनडायरेक्टली मेरा ऑप्शन ए एंड बी कैंसिल आउट हो चुके हैं, मुझे अब बस इनमें से चेक करना है। नो, अब इनमें से देख लेते हैं हम। चलो, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अब हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में क्या हुई है, एंट्री हुई है। अब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। यस और नो? हाँ, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना? अब हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में हो गया, यानी जैसे ही क्वार्टर स्टार्ट हुआ यहाँ पे ड्राइंग कर ली गई। कितने मंथ्स बच गए, पूरे 12 रहे? पूरे 12 रहे या नहीं रहे? बिल्कुल रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जब लास्ट क्वार्टर की स्टार्टिंग में ड्राइंग हुई होगी, इसका मतलब यहाँ हुई होगी। अब कितना टाइम पीरियड बच गया, 1 2 3, तो प्लस 3 मंथ्स अपॉन 2, यानी 7.5। यानी मुझे बी का भी समझ में आ गया, बी गोज़ विथ ऑप्शन थर्ड। यस और नो? अब बी थर्ड के साथ क्या है, यहाँ पे है ना? ये ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, हाँ, तो फिर क्लियर है। अगर बी का थर्ड है यानी ऑप्शन मेरा डी ही आंसर है, जहाँ पे ए 4 के साथ जा रहा है और बी 3 के साथ जा रहा है। ठीक है, बाकी चेक कर लेते हैं। अब एग्जाम पर्पज से तो आंसर ठीक है, बाकी क्योंकि अब हम सेशन ले रहे हैं तो चेक कर लेते हैं। सी गोज विथ 2। ठीक है जी। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मंथ के स्टार्टिंग में कैलकुलेट हो रहा है। मंथ के स्टार्टिंग में मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पूरा 12 मंथ है, पूरा 12 मंथ्स है। नेक्स्ट है ईच मंथ, जब लास्ट टाइम ड्राइंग की गई होगी ईयर एंड पे, तो फर्स्ट लास्ट मंथ ये रहा होगा, इसके स्टार्टिंग में ड्राइंग हो गई, यानी +1 अपॉन 2, यानी 13/2 इज 6.5। तो आपका सी जा रहा है सेकंड के साथ, चेक करो सी सेकंड के साथ है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, डी। डी क्या है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के ईयर एंड, सॉरी क्वार्टर के एंड में ड्राइंग हो रही है, यानी फर्स्ट ड्राइंग यहाँ हुई है, सेकंड यहाँ हुई है, थर्ड यहाँ हुई है, फोर्थ यहाँ हुई है। सेम प्रोसीजर फॉलो करो। फर्स्ट के बाद कितने मंथ्स बच गए, 3 का सेट ये है, 3 का ये, 3 का ये, दैट मीन्स 9 मंथ्स बच गए। और लास्ट के बाद, लास्ट जब ड्राइंग ही यहाँ हुई है तो मंथ्स बचा, द आंसर इज नो, तो हम 0 कर देते हैं अपॉन 2, दैट मीन्स 4.5। तो लास्ट वाला जा रहा है आपका 1 के साथ, तो आंसर इज ऑप्शन डी, वेयर ए गोज विद फोर्थ पॉइंट, बी थर्ड एंड सी 2 एंड डी 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नाउ कविता एंड ललिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, दे डिसाइडेड टू एडमिट मोहन फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, कविता एंड ललिता दो पार्टनर्स थे जिनका पीएसआर क्या था, 2:1। दे डिसाइडेड टू एडमिट मोहन, उन्होंने मोहन को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट विद अ गारंटीड अमाउंट ऑफ ₹25,000। इसका मतलब, जब मोहन को एडमिट किया गया बाय ललिता एंड कविता, तो उन्होंने उसे बोला कि हम तुझे 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं विद गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 25,000। दैट मीन्स अगर कंपनी का प्रॉफिट लेट्स से 2 लाख होता है, ठीक है, तो 1/4 कितना है, 50,000। तो ये बंदा क्लेम कर सकता है 50,000 रुपीज। लेकिन सपोज अगर कंपनी का प्रॉफिट 70,000 है ना, या 80 बोल दो, 80,000 है, अगर प्रॉफिट 80,000 है, तो इसका 1/4 मतलब 20,000। ऐसे वाले केस में अगर प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से कम हो जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, जो प्रॉमिसिंग पार्टनर होते हैं, वो पार्टनर एडमिटिंग पार्टनर को क्या करते हैं, इनकमिंग पार्टनर को क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। वो किस फॉर्म में कंपनसेट करेंगे, वो अपनी पीएसआर की रेशो में कंपनसेट कर देते हैं। एम आई क्लियर क्लियर? यही एग्जाम्पल भी है, यही क्वेश्चन है आपका लास्ट ईयर का। कविता एंड ललिता पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, दे डिसाइडेड टू एडमिट मोहन फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट विद अ गारंटीड अमाउंट ऑफ 25,000। क्लियर क्लियर? बोथ कविता एंड ललिता अंडरटेक टू मीट द लायबिलिटी। देखो, कविता और ललिता दोनों ने क्या करा, उन्होंने बोला अगर लायबिलिटी अराइज होती है ड्यू टू गारंटीड अमाउंट ऑफ मोहन इन द रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेश, अगर मोहन का जो गारंटीड अमाउंट है अगर वो पे नहीं कर पाती फर्म, मतलब फर्म इतना अर्न ही नहीं कर पाती, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर लायबिलिटी को मीट करेंगे। किस रेशो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहाँ तक क्लियर है? तो यस सुनो। बिल्कुल।
द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 76,000। फर्म ने अर्न किया प्रॉफिट 76,000 का। प्रॉफिट कितना हुआ फर्म का? 76,000 का। अब 76,000 का 1/4 शेयर कितना होता है जी? 19,000। 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 76,000, आंसर आ गया आपका 19,000। यानी फर्म ने प्रॉमिस तो करा उसे 25,000 पे करने का, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंपनी या फर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं उतना जितना प्रॉमिसिंग अमाउंट को फुलफिल कर सकता था। प्रॉफिट हो गया 76,000 का, जो कि कम रहा उसको पे करने के लिए। 1/4 पे ही नहीं कर पाए हम, 20,000 पे ही नहीं कर पाए। कितना पे कर पाई फर्म? ओनली 19,000। ओनली 19,000। इसका मतलब जो भी डिफरेंसिंग अमाउंट था, बैलेंस, कहाँ शो करूँ इसको यार? पेन चेंज कर देती हूँ, ग्रीन कर देती हूँ, बॉक्स में डाल देती हूँ, है ना? बैलेंसिंग अमाउंट 25,000 माइनस 19,000, कितना आया आपका? 6,000। अब इस 6,000 को कविता एंड ललिता मीट करेंगे इन देयर पीएसआर। कौन सी रेशो थी उनकी? पीएसआर बोला हुआ है उन्होंने, ठीक है, 2:1। दैट मीन्स एक का शेयर आएगा 4,000 और एक का आएगा 2,000। अब कविता एंड ललिता है, दैट मीन्स ये कविता का शेयर है ना? एंड ये ललिता का शेयर है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, वो आप आंसर कर दो। द डेफिशिएंसी बोर्न बाय कविता, कविता के लिए पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर 4,000 हो जाएगा। आंसर 4,000 हो जाएगा। आंसर आपका 4,000 हो जाएगा। क्लियर? चले आगे। Anshu and Neetu are partner, sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Jyoti as a new partner with 310 share, which she acquired, 210 from Anshu and 110 from Neetu. Calculate new profit sharing ratio of Anshu, Neetu and Jyoti. यहीं पे कर लेते हैं। अंशु, नीतू एंड, इसको यहाँ रहने देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं ना। ज्योति कितना 10 है, कितना शेयर है इसका? 3/10। ठीक है। अब क्या है, ओल्ड पीएसआर या ओल्ड शेयर, ऐसे नहीं लिखते, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, दोबारा से लिखते हैं। ओल्ड शेयर में से अगर मैं सेक्रीफाइसिंग शेयर को माइनस कर दूं तो क्या मेरा न्यू शेयर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, है ना? अगर ओल्ड शेयर में से कोई पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है, उस शेयर को मैं प्लस या माइनस कर दूं तो मुझे न्यू शेयर मिल जाएगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, 210 अंशु सरेंडर कर रहा है और 110 नीतू, यानी दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ सेक्रीफाइसिंग लिख दिया। अब अंशु का शेयर कितना है भाई? अंशु का ओल्ड शेयर था 3/5, है ना? अंशु का शेयर था 3/5, नीतू का शेयर था 2/5। ठीक है जी, तो इसका हम 3/5 कर देते हैं और इसका हम 2/5 कर देते हैं। किसका? नीतू का। राइट। 3/5 में से सेक्रीफाइस कितना कर रहा है अंशु? 2/10। नीतू कितना सेक्रीफाइस कर रही है? 1/10। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 10 आ जाएगा, 6 - 4, 6 - 2, इसका भी 10 आ जाएगा, 4 - 1, इसका हो गया 4/10, इसका हो गया 3/10, इसका ऑलरेडी 3/10 था ही। तो क्या मैं बोल सकती हूँ मेरा न्यू पीएसआर कितना है? बिटवीन अंशु, नीतू, ज्योति, कितना रहा? 4:3:3।
है ना, 4:3:3, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज योर आंसर, 4:3:3, राइट। चलो आगे चलते हैं। The general entry for the treatment of goodwill: when a new partner brings his share of goodwill in cash, one of the old partner gain involves the following. अगर कोई एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो अपना गुडविल का शेयर कैश में लेके आ रहा है, तो ओल्ड पार्टनर किसी एक ओल्ड पार्टनर का गेन जो हो रहा होगा, वो कैसे अफेक्ट करेगा बाकी की एंट्रीज को, तो चेक कर लेते हैं एक बार। गेनिंग पार्टनर अकाउंट इज डेबिटेड, बिल्कुल होता है। गेनिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाता है जब एक न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेके आता है, याद आ रहा है, क्योंकि वो भी गेन कर रहा है, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है अगर उसके आने से वो भी गेन कर रहा है, तो उसका अकाउंट भी क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। यानी ऑप्शन ए है। देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड, नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल तो क्रेडिट करते हो ना आप, क्या करते हो। देन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, याद करो, प्रीमियम ऑन गुडविल डेबिट होता है जब आप पे कर रहे हो, तो प्रीमियम ऑन गुडविल गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ऑप्शन ए बी सी या आइटम्स ए बी सी आर करेक्ट एंड डी इज रॉन्ग। गेनिंग पार्टनर का अकाउंट कभी भी क्रेडिट होता ही नहीं है ना यार, गेनिंग पार्टनर थोड़ी क्रेडिट करते हो आप, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते हो। तो ऑप्शन ए बी सी आर ओनली करेक्ट विद ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट करते हैं 32। While preparing cash flow statement, purchasing of goodwill is treated as what? Operating, investing, financing और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या होता है भाई बताओ। जब गुडविल परचेज होती है तो कि कौन सी एक्टिविटी के अंडर आप उसे कैटेगराइज करते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। गुडविल क्या है आपका, गुडविल आपका एसेट है। अगर एसेट को परचेज कर रहे हो तो कौन सी आइटम है वो, कौन सी एक्टिविटी का आइटम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम। परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल मीन्स परचेज ऑफ एसेट, एसेट परचेज कर रहे हो तो कौन सी एक्टिविटी का आइटम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। क्लियर। द कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आर, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग अगर है तो उसके कॉम्पोनेंट्स क्या है, डेटा रिपोर्ट, लेजर, एडवर्स सॉफ्टवेयर, डेटा पीपल प्रोसीजर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर, जहाँ पे डेटा है, देन पीपल उसको प्रोसेस कर पीपल उसको इनपुट की फॉर्म में कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहा है, प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ इंक्लूड्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका, द सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल सब सिस्टम डील विद व्हाट। भाई सेल्स है और अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, है ना, यानी आप सेल कर रहे हो और वहां से कलेक्ट कर रहे हो, तो कौन सा अकाउंट डील करेगा इस चीज के साथ, कौन सा सिस्टम इससे डील करेगा। द रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स एंड मेंटेनिंग ऑफ सेल्स लेजर एंड रिसीवेबल्स, प्रिपेयरिंग ऑफ बजट सेट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। भाई क्यों, बजट थोड़ी ना मेंटेन करते हैं, अगर सेल्स और रिसीवेबल की बात हो रही है तो बजट की तो बात ही नहीं है। देन द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें क्या पर्टिकुलरली सेल्स और रिसीवेबल की बात है, क्यों, इनसे थोड़ी ना, बाकी बहुत सारे आइटम्स है जो अफेक्ट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को, कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को, तो सिर्फ ये भी नहीं हो सकता। द परचेज एंड पेमेंट टू क्रेडिटर, भाई परचेज के बाद सेल्स कर रहे हो, परचेज के बाद भी नहीं आ सकती, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो सेल्स को, मेंटेन कर रहे हो, रिसीवेबल्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, लेजर को प्रिपेयर कर रहे हो, ये पूरा सिस्टम कहाँ जाएगा, सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल के अंडर। ना कॉमन फील्ड यूज इन रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आर, तो ये ध्यान रखना, अगर टेबल फील्ड की बात हो रही है तो की फील्ड ऐसी है जो दोनों को क्या करती है, कनेक्ट करवाती है। कनेक्ट करवाती है मतलब जो कनेक्ट करती है टेबल 1 को टेबल 2 के साथ। मेन फील्ड तो पूरा फील्ड हो गया, उसका पार्ट है, मेन फील्ड का पार्ट है आपका टेबल फील्ड, मेन फील्ड का पार्ट है आपका टेबल फील्ड, टेबल फील्ड का पार्ट है की फील्ड, ठीक है। मेन फील्ड तो सारे ही फील्ड्स इंक्लूड करता है, तो वो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बात क्या कर रहा है, यूज इन रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, वो टेबल्स की रिलेशनशिप की बात कर रहा है, ठीक है। फिर टेबल फील्ड में भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो सिर्फ पर्टिकुलरली टेबल के रिलेशन की बात नहीं करते,
बहुत सारी कनेक्शंस है, बहुत सारे इनपुट्स हैं वहाँ पे। जो पर्टिकुलरली टेबल के रिलेशन की बात करता है वो आपका की फील्ड है, ठीक है? और जॉइंट फील्ड करके कुछ टर्म ही नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ योर आंसर। On dissolution of a firm, bank overdraft is transferred to bank overdraft is nothing but your liability। और लायबिलिटी का क्या करते हो आप? लायबिलिटी को आप ट्रांसफर कर देते हो कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये क्या होगा? बैंक से पे नहीं करते अनलेस एंड अनटिल आपको बोला ना गया हो, तो बैंक अकाउंट में जाता नहीं हो डायरेक्टली। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा नहीं, पार्टनर लोन अकाउंट में भी नहीं जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कैंसिल हुआ होता है पे रियलाइजेशन अकाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लाइफ ऑफ अ कंपनी। ठीक है, यानी एक कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है, किन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद वो एग्जिस्टेंस में आती है, राइट? ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दिया हुआ है सीक्वेंस में ए बी सी डी, बी ए डी सी, ए सी बी डी, सी बी डी ए। अब ये मैं तभी पता लगा सकती हूँ भाई जब मुझे इनका पता होगा, राइट? सो फर्स्ट वन इज, फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेप बोल रहा है सीक्वेंस में करना है, बट हमारे लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इनकॉर्पोरेशन, प्रमोशन एंड फ्लोटेशन। अब सबसे बड़ी बात है पता लगाना, वैसे आधी कैसे सीक्वेंस में ना, जब कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है फर्स्ट स्टेप क्या होता है उसका, उसके आइडियोलॉजी क्या है, बिजनेस क्या करना चाहती है वो, है ना, क्या पर्पस क्या है बिजनेस का, ठीक है, किन बिजनेस के लिए, उसके लिए ऑपरेशंस के लिए मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, बिजनेस किस टाइप का है, क्या नेचर होने वाला है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है या अपनी आइडियोलॉजी को कन्वे करती है टू द पब्लिक, ये वाली चीज़ें हम स्टार्ट करने वाले हैं एज अ बिजनेस। वो सारी चीज़ें कौन कर रहे होते हैं? वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं आपकी प्रमोटर्स, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ फर्स्ट स्टेप वुड बी प्रमोशन, जैसे मूवी का होता है ना प्रमोशन, उसी टाइप से कंपनी का भी प्रमोशन होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? प्रमोशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ही हो गया। अब फर्स्ट स्टेप हो गया प्रमोशन, उसके बाद मूवी में क्या होता है? मूवी रिकॉर्ड हो रही होती है, शूट हो रही होती है ना, उसी तरह से जब कंपनी का प्रमोशन हो जाता है तो वो अप्लाई करती है अपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, इंटरनल रूल्स एज वेल एज एक्सटर्नल रूल्स के लिए, क्या उसकी पॉलिसी होने वाली है, क्या उसका प्रोसीजर होने वाला है, कैसे वो कनेक्ट करेगी पब्लिक से, सो एंड सो फोर्थ। तो सेकेंड स्टेप वुड बी इनकॉर्पोरेशन, जब वो इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करती है। क्लियर है? अब प्रमोट हो गई कंपनी, इनकॉर्पोरेट भी हो गई, ठीक है, एग्जिस्टेंस में उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए। अब उसे क्या चाहिए? अब उसे चाहिए पैसा, फंड चाहिए, है ना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है। अब मनी कैसे वो रेस कर सकती है? अगर पब्लिक है तो पब्लिक से रेस कर लेगी, पब्लिक कंपनी तो पब्लिक से रेस करेगी, वहीं अगर प्राइवेट प्राइवेट कंपनी है तो कहाँ से रेस करेगी? वो प्राइवेट अगर वेट अगर पब्लिक कंपनी है पब्लिक से रेस कर लेगी, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट प्लेसमेंट चाहिए उसे। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए होगा? ऐसे इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो थर्ड स्टेप वुड बी फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के अंदर क्या होता है? कंपनी अपना फंड रेस करती है फ्रॉम द पब्लिक और द इन्वेस्टर्स, राइट। जब पैसा आ गया कंपनी के पास, अब कंपनी क्या कर सकती है? अब कंपनी, एक सेकेंड, अब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ सकती है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है। सो सीक्वेंस वुड बी प्रमोशन, आफ्टर दैट इनकॉर्पोरेशन, देन फ्लोटेशन एंड commencement of business. So correct sequence would be C, B, D and A, ठीक है, C B D N, C B D A, कहाँ है C B D A? ये रहा, ठीक है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्लियर? चलो, अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर, सब्सक्राइब्ड, ऑथराइज, कॉल्ड अप, इशूड एंड पेड अप। सबसे पहले ऑथराइज होती है, ऑथराइज होती है, उसके बाद कैपिटल इशू होती है, इशू होने के बाद सब्सक्राइब होती है, सब्सक्राइब होने के बाद कॉल्ड अप होता है, कॉल्ड अप के बाद पेड अप होता है, ठीक है, ये सीक्वेंस है। तो ऑप्शन सी इन दोनों में है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सी देन आपका बी दोनों में ही है, ए भी है, डी और ई में कैंसिल कर, सॉरी चूज करना है,
तो D is last when the paid up capital is recorded. So option C is your answer. चलें आगे. The deceased partner's capital account include the following: बैलेंसेस और अमाउंट. डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर बन रहा है तो कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होंगे, है ना. ओपनिंग बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल बिल्कुल होगा, है ना. उसकी कैपिटल का पार्ट तो दोगे ही दोगे. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल डेथ ऑफ सॉरी डेट ऑफ डेथ बिल्कुल होगा. उसकी डेथ की डेट तक जो भी प्रॉफिट या लॉस कंपनी को या फर्म को हो रहा है वो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, शेयर होता है विद उस पर्टिकुलर पार्टनर के एग्जीक्यूटर के साथ. ओके. हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व बिल्कुल उसको मिलेगा यार. उसका शेयर का जनरल रिजर्व का जो भी शेयर है वो भी पे ऑफ करोगे. हिज ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ डेथ बिल्कुल उसकी डेथ की डेट तक उसकी जो भी ड्राइंग्स रही होगी उसे भी कंसिडर किया जाएगा. अमाउंट पे टू हिज क्रेडिटर. अमाउंट पे टू हिज क्रेडिटर को थोड़ा ना उसका अकाउंट रिफ्लेक्ट करेगा, है ना. तो इसको आप छोड़ सकते हो. तो ऑप्शन A B C D is your answer. Option B is your answer. Am I clear till here? चलो. Identify the correct sequence of the following steps involved in calculating cash flow from activities of a company. Operating profit before working capital change, cash generated from operations, income tax paid, net cash flow from operating activity, goodwill amortize. सबसे पहले क्या करोगे, गुडविल को अमोर्टाइज करोगे. जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की बात होती है वहीं पे गुडविल को अमोर्टाइज किया जाता है. परचेज नहीं किया जाता. परचेज करेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन गई. खत्म कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी पहले आता है. जहाँ पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो प्रॉफिट असरटेन कर रहे हो तो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. तो ऑप्शन ई इज योर फर्स्ट चॉइस. अब ऑप्शन ई भाई 3 ऑप्शंस में है. ई सॉरी A C एंड बी में. ए में तो है ही नहीं. चलो, यानी इनमें देखना है, यानी फर्स्ट नंबर पे ही आया. इसके बाद आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल चेंज. अगर सीक्वेंस याद आ रहा है तो याद करो. यानी ई के बाद ए 2 में है, यानी ए बी का आंसर. अब क्या होता है, अब आप पहले कैश जनरेट करते हो फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी थर्ड ये होना चाहिए. थर्ड हो गया. थर्ड कहाँ है आपका, बी, यानी ये वाला ऑप्शन मुझे अभी तक सही लग रहा है. बाकी हम चेक कर लेते हैं. इसके बाद क्या होता है, आपने ऑपरेशन से कैश जनरेट कर लिया. आप क्या करोगे, आप इनकम टैक्स पे करोगे. इनकम टैक्स पे करने के बाद आपको नेट कैश फ्लो मिलता है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो ऑप्शन सी इज योर आंसर for question number 40. Okay. Now read the following information carefully and answer the next 5 question. Okay. यानी केस स्टडी है, टाइप ऑफ केस स्टडी है जहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन करेगा वो. अब क्या पूछ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर. नेट सेल या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स. फॉर्मूला होता है वैसे नेट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल, बट क्वेश्चन में मुझे नेट सेल का मतलब होता है बेटा जी सेल्स माइनस क्रेडिट सेल. ठीक है. और जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है फ्रॉम द ऑपरेशन वो कुछ नहीं होता बाकी की, बल्कि में सेल्स ही होता है. ये सेम है. अब क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्रेडिट सेल गिवन ही नहीं है तो मैंने माना है नेट सेल ही मेरा क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में मुझे, 875. ओके जी, 875. अब एवरेज रिसीवेबल्स कितने हैं चेक कर लेते हैं. बिल्स रिसीवेबल है एक और एक है आपके डेटर्स, है ना. इन दोनों से कंपनी क्या करती है, रिसीव कर रही होती है. तो 48 प्लस
48 प्लस 40 सॉरी 59,000, तो 875,123 अपॉन 107,000 डिवाइड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 875 डिवाइड बाय 000, 875 डिवाइड बाय 107,000, आंसर आ रहा है आपका 817। तो ऑप्शन 81775, ठीक है। आप इसे राउंड करके दे देंगे तो हो जाएगा 818, है ना। अब 818 ट्रेड रिसीवेबल आपकी जो रेशो है वो होती है आपकी कौन सी रेशो, एक्टिविटी रेशो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी रेशो। अब अगर एक्टिविटी रेशो का पार्ट है तो ये हमेशा टाइम्स में मेजर होता है ना, कितना टाइम है, कितना फ्रिक्वेंटली या कितना टाइमली आप रिसीव कर लेते हो अपने डेटर्स को, कवर कर लेते हो गुड डेटर में या रिकवर कर लेते हो उनसे कैश, है ना। तो आंसर इज 8 नहीं 8 ही है क्या, 8.18 टाइम्स, 8.18 टाइम्स। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। ऑप्शन सी में भी 8.18 ही है, बट वहाँ पे परसेंटेज है। और ध्यान रखना, एक्टिविटी रेशो जो होती है जिसमें टर्नओवर की बात की जाती है जनरली, वो क्या होता है, वो हमेशा टाइम्स में रिकॉर्ड होता है ना कि परसेंटेज में। चलो नेक्स्ट है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा जी 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर। तो क्या मैं बोल सकती हूँ 365 अपॉन 8.18, क्या आएगा अब, कितना कलेक्शन पीरियड रहा करके देख लेते हैं हम। 365 डिवाइड बाय 8.18, 44.62। अब 44.62 को क्या करें हम, 45, ऑप्शन में नियर बाय क्या है 45, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। राउंड कर दिया मैंने 44.62 को, अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज, ठीक है। कलेक्शन पीरियड है, हमेशा डेज में ही आएगा, तो 45 डेज। नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रेड पेबल टर्नओवर है। सिंपल है यार, अगर ट्रेड रिसीवेबल की बात थी तो आपने सेल्स ले लिया था, अब ट्रेड पेबल की बात है तो आप परचेज ले लोगे, तो परचेज अपॉन एवरेज पेबल, है ना। अब परचेज कितना है चेक कर लेते हैं यार हम। परचेज है आपका 4,20,000 एंड जो पेबल्स हैं वो कितने हैं, बिल्स पेबल है 52 एंड क्रेडिटर्स है 92। तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 90, 4,20,000 डिवाइड बाय 52 प्लस 90,000, है ना। कैलकुलेट कर लेते हैं हम वैल्यूज। 52 प्लस 90 इज 1,42,000, डिवाइड करोगे इससे आप 4,20,000, तो 4,20,000 डिवाइड बाय 1,42,000 इज 2.95 टाइम्स, 9577 टाइम्स, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2.96 टाइम, राइट। ऑप्शन बी इज योर आंसर, क्योंकि टर्नओवर है, परसेंटेज में नहीं आएगा, टाइम्स में आएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। ये 29.6 है, ये 2.96 है, ध्यान रखना पॉइंट की वजह से भी क्या हो सकती थी, मिस्टेक हो सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट एवरेज पेमेंट पीरियड। अगेन एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल्स टू 365 अपॉन एवरेज, नो, ट्रेड पेबल टर्नओवर, है ना। वहाँ पे रिसीवेबल का था, यहाँ पेबल का है, तो 365 से, 365 को मैं डिवाइड कर दूँ 2.96 से,
तो मेरा आंसर क्या आएगा, 365 डिवाइड बाई 2.96 इज 123.310 डेज। ये अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करने के बाद 123 डेज आ रहा है ना। तो 123 डेज आपका है ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियोज आर कैटेगराइज एज। अभी तो बताया भाई टर्नओवर की रेशियोज कौन सी होती है, एक्टिविटीज रेशियो ना। एक्टिविटी रेशियो के अंदर टर्नओवर रेशियोज आती है जिनको मेजर किया जाता है किसमें, टाइम्स में। एम आई क्लियर टिल हियर? चलो लिक्विडिटी रेशियो इज योर क्विक एसेट रेशियो या करंट रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में आपका डेट इक्विटी, डेट टू एसेट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन सी होती है आपकी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गई है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। फिर से केस है भाई। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। The case is GKB were partner running a partnership for last 10 years, sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Post-COVID, their firm was affected badly and start incurring loss. है ना। कोविड के बाद फर्म को लॉस होना शुरू हो गया। द फर्म अफेक्टेड बैडली एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग लॉसेज अगेन। फर्म स्टेटमेंट लाइन रिपीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। On 31st March 2023, they all decided to dissolve the firm due to continuous losses। ठीक है, बार बार लॉस हो रहा था कंपनी को, फर्म को। तो इन तीनों पार्टनर्स ने क्या करा, डिसाइड किया कि हम फर्म को शट डाउन या डिसॉल्व कर देते हैं। द कैपिटल बैलेंस वाज 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ओके। फर्म हैड लायबिलिटी ऑफ 80,000, कैश बैलेंस ऑफ 40,000, अदर सन्ड्री एसेट्स फॉर रुपीज 1,50,000 एंड बैलेंस P&L अकाउंट कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट। में जो बचा होगा वो आपका P&L अकाउंट हो गया। Asset realized at 80% and liabilities were paid in full. There was unrecorded liability 50,000 which was settled at 40,000. Realization expense amounted to 30,000 being paid by G on behalf of the firm। ठीक है, चलो क्या पूछ रहा है आपसे वो। What is the mode of dissolution of the firm followed by GKB? GKB ने कौन सा मोड फॉलो किया है, क्या उन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया है? हाँ, तो आप बोल सकते हो ये वाला लग रहा है मुझे, है ना। फिर ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, कुछ हुआ है क्या ऐसा जिसकी वजह से फर्म को लगा कोई केस हो गया या कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई जिस वजह से बंद हुआ, किसी की डेथ हो गई। द आंसर इज नो, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया है ना। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, नोटिस के फॉर्म में भी नहीं करे ना, कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। फर्म चाहती है तो कंटिन्यू कर सकती है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर एग्री टू डिसॉल्व देयर फर्म। ओके चलो। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिटरमाइन करना है भाई, हमें तो करना पड़ेगा फिर तो, है ना। चलो कर लेते हैं हम बैक साइड पे जाके ही करते हैं जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी। क्या क्या गिवन था हमें, बैलेंस शीट अमाउंट क्या क्या गिवन है, कैपिटल्स गिवन है 40 की, 4 लाख की, 3 लाख की एंड 2 लाख की। बना लेते हैं हम बैलेंस शीट, क्या दिक्कत है ना। अगर मुझे ये बताओ, अगर कॉन्टिन्यूसली लॉस हो रहा है इसका मतलब फर्म नहीं, फर्म के पास प्रॉफिट तो रहा ही नहीं होगा बेचारी के पास, है ना, लॉस ही होगा। तो हम लॉस देख लेते हैं। चलो ये आपका लायबिलिटी साइड है, ये आपके एसेट्स है, ये आपका अमाउंट है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, मुझे दे रखी है कैपिटल किस किस की, GKB की। इसकी 4 लाख है, इसकी 3 लाख है, इसकी 2 लाख है। एक लायबिलिटी गिवन थी, सन्ड्री लायबिलिटी कितने की, 80,000 की गिवन थी। एसेट्स गिवन थे 8,50,000 के। ये था और भी कुछ था, चेक कर लेते हैं। कैपिटल सी 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख की। फर्म हैड लायबिलिटी ऑफ 80,000, कैश बैलेंस 40,000 का है और एसेट्स आपके 1,50,000 है। कैश अकाउंट कर देते हैं, 40,000 का है। ये हो गया 4,377 + 2 9।
ठीक है, यही हो गया 9,80,000। आप क्लोज कर देते हो अकाउंट को, और तो कुछ दे नहीं रखा। क्या बैलेंस शीट टैली कर रही है? बोलोगे नहीं कर रही भाई, यहाँ पे तो 8,90,000 आ रहा है ना। तो बैलेंस कितना, 8,90,000 माइनस 1,10,000। ये क्या है आपकी? ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, यही तो बोल रहा था क्वेश्चन में। उसने लायबिलिटी दे दी, एसेट दे दिया, कैश बैलेंस दे दिया, कैपिटल्स दे दी, और साथ में बोला जो बच जाएगा वो पीएनएल है। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि फर्म कॉन्टिन्यूसली लॉस में चल रही थी, बैलेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस है। अभी मेरा क्रेडिट साइड पे गया, सॉरी एसेट साइड पे गया, इसका मतलब लॉस हो गया ऑफ ₹90,000। अब रियलाइजेशन की बात भी कर लेते हैं साथ ही साथ, बार बार नहीं बनाना पड़ेगा अकाउंट, है ना। चलो, रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है। अब जब एसेट्स ट्रांसफर होते हैं तो कहाँ ट्रांसफर होते हैं? डेबिट साइड, है ना। तो एसेट्स कितने के हैं? 8,50,000। ठीक है। एंड लाइबिलिटी भी ट्रांसफर होगी ऑफ ₹80,000, वो क्रेडिट साइड पे होगी। तो लाइबिलिटीज 80,000। ठीक है। अब क्या कहता है वो आपसे? अब वो आपसे कह रहा है एसेट रियलाइज 80% एंड लाइबिलिटीज वर पेड इन फुल। ओके जी, कर लेते हैं हम। एसेट्स को पे कर देते हैं, एसेट रियलाइज हुए हैं तो बैंक अकाउंट, एसेट रियलाइज 80% है, 8,50,000 का 80%, 6,80,000। ठीक है। देन आपका क्या है? बैंक लाइबिलिटीज पे ऑफ हो रही है 80,000। कुछ और दे रखा है क्या? चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या कहता है आगे। एसेट्स वर रिलाइज एट 80%, लाइबिलिटीज वर पेड इन फुल। ओके, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 50,000। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो रिकॉर्ड तो होगी नहीं, अब वो बैलेंस शीट में, है ना। अब हमें क्या करना है? सिर्फ पे करना है, तो यहाँ से हम पे कर देते हैं। बैंक 50,000, लाइबिलिटी पे ऑफ। जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो ट्रांसफर भी नहीं होगी, सिर्फ पे होगी, पे कर दिया। फिर क्या कहता है आपसे? अच्छा, विच वॉज सेटल्ड एट 40। भाई पे तो 40 पे ही किया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 50 की जगह पे 40 करोगे। ठीक है। 50 की जगह पे 40,000 पे कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है वो? रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 30,000 बीइंग पेड बाय जी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। यानी जी का अकाउंट आप क्या करो? एक्सपेंस से पे कर दो। तो जी इज कैपिटल अकाउंट 30,000। अब चेक करो क्या आ रहा है। 80,000 प्लस 680 कितना होता है? 7,40,000। इधर का टोटल हो रहा है 7,40,000। सिखाया था हमेशा टॉप पे लिख लो ऐड करके, करने के बाद, ताकि पता चल जाएगा बैलेंसिंग फिगर का है। 8,50,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, 8,50,000 प्लस 30, 8,90,000, 8,90,000 प्लस 1,20,000, 80 प्लस 40 कितना हो गया आपका? 9,219 एंड 110। 10,10,10,000। 10,10,000 में से 7,40,000 आप माइनस करते हो तो कितना आएगा आपका? 2,30,000। 2,30,000 ये क्या है? ये डेफिशिएंसी है जो बाकी के सारे पार्टनर्स क्या करेंगे? बेयर करेंगे। कैसे बेयर करेंगे? उनके कैपिटल की रेशो में कर देंगे यार, है ना भाई। उनकी पीएसआर रेशो में ये डिवाइड हो जाएगा। ये क्या होगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। डेबिट ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। डेबिट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो अब बाकी के हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्या पूछता है हमसे, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे। व्हाट इज द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉलोड बाय GKB? डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, वी हैव डन दिस। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी डिटरमाइन किया था, कितना आ रहा था? 90,000, रिमेंबर। चेक कर लो भाई, भूल गए होंगे। कहाँ है ये रहा।
है ना? प्रॉफिट एंड लॉस 90,000 दे रखा है, हमें क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि एसेट पे था इसलिए डेबिट हो गया। चलो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो आपसे, डिटरमाइन द गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन। देयर वाज अ लॉस ऑफ 2,40,000। अगर नहीं याद आ रहा थोड़ा सा रिवर्स करो, आपको वीडियो में दिख जाएगा 2,40,000। द एंट्री ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस अबव केस विल बी, रियलाइजेशन एक्सपेंस जब एक्सपेंस हो रहे थे तो एंट्री क्या होगी, किसने बॉन्ड किया था, जी ने, तो जी की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलो existing profit and loss account in the book of firm will be shared borne by the partners in the ratio of, उनकी जो existing ratio थी which is equal to 5:3:2, उसी रेशो में अभी वाला लॉस क्या होगा, पार्टनर्स मीट कर लेंगे। तो हियर वी आर डन विद योर PYQ 2024। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2024 कर लिया है। करने के बाद कैसा लगा, लगा हो जाएगा? बिल्कुल ईज़ी है बेटा, सीयूईटी का लेवल बहुत टफ नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर सारी चीज़ समझ आ रही है, रिवाइज़ कर रखे अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन ईज़िली हो जाएगा। ठीक है? कैलकुलेशंस है थोड़ी बहुत, लेकिन कैलकुलेशन का ध्यान रखना, नंबर्स का ध्यान रखना। कई बार अभी देखा था ना 29.6 एंड 2.96, अगर जल्दी-जल्दी में ऑप्शन ए क्लिक कर दिया होता ऑप्शन सी की जगह पे, तो मेरा मार्क्स क्या हो जाता? मेरा मार्क कम हो जाता। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना, बाकी अच्छे से कर पाओगे।